इज मोर डेंजरस देन एसी। तो चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डेवलप होता है? जब दो चार्जेस सेपरेट हो जाए, प्लस और माइनस सेपरेट हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर प्लस और माइनस सेपरेट हो रहे थे। कैसे? आप देखो यहां पर क्या हुआ, Cu+2, जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपने क्या किया, ये यहां से जिंक को देखोगे तो जिंक निकल निकल के Zn+2 की फॉर्म में बाहर आ रहा है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि Zn+2 यानी कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग हो गए। जब चार्जेस में सेपरेशन होता है तो वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है, और क्योंकि यहां पर चार्जेस में सेपरेशन जो है ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ था, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और रिडक्शन की वजह से पैदा हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे पोटेंशियल का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है? क्योंकि चार्जेस में सेपरेशन हो गया। यहां पर Zn+2 अलग हो गया, दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। यहां पर कॉपर अलग हो गया और दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। चार्जेस में सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, थोड़ी सी गलती से हो गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोला जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। मजे की बात, अगर रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ERP। और अगर ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और ये मजे की बात होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, माइनस के इक्वल होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ आगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोला जाता है? जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन 1 M यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हो, जहां कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना लेना होता है 1 M, जहां पर टेम्परेचर कितना लेना होता है 298 केल्विन, जहां पर प्रेशर कितना लेना होता है 180 M। तो दीज आर द कंडीशंस विच आर कोल्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, और यहीं से जो भी कैलकुलेशन आप करते हो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड के बीच के डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहा जाता है, ये आपको पता ही है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हो? तो आपको यहां से पता लग रहा है कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो नेगेटिव टर्मिनल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, ये हमने देखा था। यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, और पॉजिटिव टर्मिनल में रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था। याद है सब लोगों को, है ना? तो अब जरा गौर से देखना, अगर आप पूरे सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है? पूरे सेल का ईएमएफ निकाला जाता है ऐसे, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। ठीक है, इसको प्रॉपर वे से लिखे तो निकालने का तरीका क्या है? ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये आपको ध्यान रखना है, RC रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप कहेंगे कि सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको बताता हूं बिल्कुल एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मना नहीं है। तो ऑक्सीडेशन, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ माइनस का साइन ही तो लगाना होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? माइनस के इक्वल होते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो आपको यहां पर जो ई सेल निकालते हो बेसिकली उसमें रिडक्शन पोटेंशियल्स लेने होते हैं, एनोड और कैथोड के। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से आपको एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना होता है, यह आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो आप जितने भी सेल्स के ईएमएफ निकाले हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाले हो बेसिकली, ठीक है, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसको ई नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमने निकाले हैं शी के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज शी? देखो पूरी दुनिया में अगर औरतें नहीं होती तो भाई साहब ये दुनिया ही ढंग की नहीं होती, मारकाट चल रही होती। ठीक है, तो यहां पर भी बिना शी के कुछ नहीं हो सकता। शी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को यहां इस्तेमाल किया जाता है जिसकी प्रेशर हम ली जाती है 180 M। सबको समझ में आया? और उसमें हाइड्रोजन गैस के H+ का सॉल्यूशन लिया जाता है। H+ यानी कि हाइड्रोजन एटम का ही आयन का सॉल्यूशन लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 M। सबको समझ में आया? और सबसे खास बात, हाइड्रोजन यानी कि शी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, शी के खुद के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना जाता है।
अगर आप इसको जीरो नहीं मानोगे तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको दर्शन कराता हूं कैसे होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि यही की है, इसके थ्रू आप बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हो। मान लो कॉपर का निकालना है तो कॉपर के सॉल्यूशन में इसको डाल दो, उसके साथ उसको अटैच कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आप ऐसा पाइप टाइप का ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हो, ठीक है, इसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को अंदर डालते हो 1 एटीएम प्रेशर पे, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन भरते हो 1 कैपिटल एम एच प्लस का, ठीक है। और ये होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोड ही हुआ जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसको कनेक्ट करते हो बाकी सेल्स के साथ में, और वट एवर भी द रीडिंग, ठीक है, क्योंकि इसका तो जीरो होता है। अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा वो डायरेक्टली किसकी होगी, वो इसकी होगी, क्योंकि इसका हम लोग जीरो मानते हैं। समझ में आ गया। तो आप कभी भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन करनी है उसकी, तो आपको शी को रेफरेंस में लेना पड़ेगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जीरो मानना पड़ेगा। अब जो भी वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा वो दूसरे सेल का रीडिंग होगा। इसी के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बनाई है। जो मैं बात बोल रहा था वो ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में देखो सब लोग गौर से, ये शी है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो शी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0 0 0 0 0। इसको जीरो माना गया है, ये इंसान ने माना है, हमने नहीं। और इसी के रिस्पेक्ट में सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए। उसके हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मोस्ट पॉजिटिव निकाला गया है ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है, और लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी नेगेटिव है वो रिड्यूस नहीं होगा। भाई जिसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आता है। तो यहां से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन खुद रिड्यूस होगा। समझ में आ गया। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हुए, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। नर्स्ट भाई साहब बड़े इंटरेस्टिंग मैन पर्सन थे। अब नर्स्ट भाई साहब क्या थे, नर्स्ट भाई साहब ऐसे थे कि इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब ने, कि अगर मान लो आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब प्रेशर 1 एटीएम नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम नहीं है, इन दैट केस आप कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए निकालोगे, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मान लो कि कोई आपके पास सेल है, हाफ सेल, उसमें m प्लस एन एक आयन है जिसने n इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, सॉरी n इलेक्ट्रॉन गेन किए और m में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इसका मतलब m प्लस एन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, m प्लस एन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इन दैट केस अगर आप नर्स्ट इक्वेशन निकालना चाहते, मतलब नर्स्ट इक्वेशन इस पे अप्लाई करना चाहते हो हाफ सेल के ऊपर नर्स्ट इक्वेशन, और अगर आप इस हाफ सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं है 298 हो, प्रेशर कोई जरूरी नहीं है कि 1 एटीएम हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकालोगे, दैट इज ईएमएफ इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ईएमएफ इन स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि n ये दे रखा है आपको, f का मतलब होता है फेरेड, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ऊपर आएगा m का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आएगा m प्लस n का कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अधिकतर 1 ही लिया जाता है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है। ये तरीका होता है निकालने का, बट दैट डिपेंड्स कि m सॉलिड है कि कौन सी फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में तो m को 1 काउंट करते हैं। r गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, f की वैल्यू होती है 96500 कूलम। और अगर आप टेम्परेचर मान लो 298 रख देते हो, इफ यू आर पुटिंग टेम्परेचर एट 298 केल्विन, तो ये थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे, तो अब मॉडिफाई कैसे होगी उसको अपन आगे समझते हैं, लेकिन ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन जरा आप चेक करो, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाई जाती है। फाइनली नर्स्ट इक्वेशन लगाई जाती है, दैट इज ई ऑफ सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, लॉग ऑफ क्यू भी कहते हैं। क्यू क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्यू है रिएक्शन कोफिशिएंट। अगर मान लो ये केमिकल रिएक्शन है तो उसका रिएक्शन कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
फिर नीचे किसको लेना है, नीचे रिएक्टेंट को लेना है और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, खत्म कहानी। ऊपर प्रोडक्ट लेना है और नीचे रिएक्टेंट लेना है, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगानी है यहाँ पर रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगानी है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये मतलब निकलता है इसका नर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर मान लो कि आपका टेम्परेचर है 298 केल्विन, अगर आपने टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर कंडीशंस में टेम्परेचर यही रहता है, और अगर मान लो आप लोगों ने आर की वैल्यू रख दी, जो आर की वैल्यू दी हुई थी कौन सी 8.314, और अगर आप मान लो आपने एफ यानी फेरेड का वैल्यू रख दिया 96500, ये वैल्यू रखने के बाद आपकी सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा ये, लेकिन ये सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये इक्वेशन काम आएगी। अगर इसके अलावा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आपको पिछले वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और अगर ज्यादातर वैसे 298 दिया हुआ होता है, इन दैट केस फाइनल नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, लॉग ऑफ क्यू, क्यू क्या है यहां पर बेसिकली दैट इज रिएक्शन कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, खत्म कहानी। अब मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होएगा, इक्विलिब्रियम के केस में सेल कभी काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा है। इन दैट केस ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इन दैट केस क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रिएक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, सेल कांस्टेंट के का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके बराबर हो जाएगा। तो आप उसी इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू 0 रख दो, तो आप इस इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू 0 रख दो, क्यू की वैल्यू के के बराबर रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप लोग याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे ई नॉट सेल विच इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के हो जाता है, क्योंकि ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ का रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इस पे सवाल बहुत आते हैं, तो आपको बता देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब क्या होता है, दैट इज अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कोई सिस्टम काम करेगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। वर्क को कैसे लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं चार्ज इंटू, ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है, चार्ज इंटू क्या होता है, डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये वर्क होता है। चार्ज इंटू फोर्स होता है, ठीक है, तो जो भी होता है ई इंटू क्यू बोलते हैं ना उसको। तो वर्क आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, आई एम सो सॉरी, इसको बोलते हैं ई इंटू क्यू, ठीक है। तो ई इंटू क्यू को चार्ज बोला जाता है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने वर्क किया तो डेल्टा जी में कमी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है माइनस ऑफ वर्क के बराबर होती है। अब मैं कहूं कि वर्क की वैल्यू कितनी होगी, वर्क की वैल्यू होगी ई सेल इंटू क्यू, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेरेड, समझ में आ गया। तो डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप वर्क करते हो तो डेल्टा जी माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर होती है, और डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, वर्क बेसिकली होता है दैट इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेरेड, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ई सेल। तो बेसिकली डेल्टा जी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। सबको समझ में आया। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना चाहते हो तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। ये तरीका होता है। अब हम चलते हैं आगे, एक मजे की बात बताता हूं, देखो जरा ध्यान से समझना। अगर केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जो कि कौन से सेल में होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किस में होती है, गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसके लिए ई सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। तो आप खुद ही सोचो कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 हुआ तो ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उसमें डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए सेल का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू भी 0 होता है और ई सेल का वैल्यू भी 0 होता है। तो ये टेबल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी छोटे छोटे सवाल सोल्व करने में। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी को जरा समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसकी कंडक्टिविटी मायने रखती है, और अगर वो कंडक्ट नहीं करेगा तो सेल काम कैसे करेगा। तो जो आपने सॉल्यूशन डाल के रखा है उसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हो, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, ऐसे लिखते हो। तो कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस होती है बेसिकली वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होती है। आया समझ में। तो मैं अगर 1 बाई आर कर दूं तो ये किसके बराबर निकलेगा, 1 अपॉन रू, और साथ में होगा ए बाई एल।
1/ρ को बेटा कप्पा बोलते हैं, इसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी होता है। और यहां पर L/A को बेसिकली सेल कांस्टेंट बोलते हैं, एक्स होता है वो, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए के, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी निकाल के भी दिखा चुका हूं। मैंने आपसे क्या कहा था, अब जरा सोचो। मैंने आपसे कहा था कि आर रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, दैट इज ρL/A, सही है। तो कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, 1/ρ के, 1/r के, 1/r का मतलब क्या हो गया, 1/ρ A/L। अब आप 1/ρ को क्या बोलते हो, कप्पा, तो कंडक्टेंस किसके बराबर हो गया, 1/ρ यानी कि कप्पा इंटू A/L। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, A/L। तो यहां से अगर मैं कप्पा को बाहर निकाल लूं तो कप्पा किसके बराबर हुआ, C इंटू L/A। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो बेसिकली कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, G का मतलब होता है कंडक्टेंस, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, A का मतलब होता है एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग इसको कप्पा को कैसे लिखते हैं, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इक्वेशन है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। सो कप्पा 1/ρ होता है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि कप्पा का प्योर डेफिनेशन क्या है, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ, लिख लो काम आएगा, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ, सब बोलो, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। कई लोग पूछे सर अचानक से आपको क्या हो गया, तो जल ही जीवन है। कप्पा का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, लिख लो काम आएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, उसको कप्पा कहा जाता है। कई बच्चों को नहीं पता, 1 ml सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कप्पा कहा जाता है। ठीक है, चलो, और इसकी यूनिट क्या होती है, मो सेंटीमीटर, महो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वो ऊपर से भी आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होएगा तो उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा और उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे NaCl के केस में आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोल्ट है जो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अगर आप यही काम AgCl में देखोगे तो AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, जिसमें Ag+ और Cl- में बहुत रेयरली कन्वर्ट होता है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस केस में आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो NaCl के केस में ज्यादा होगी, AgCl के केस में कम होगी, क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। दूसरा, साइज पे भी डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो साइज पे भी डिपेंड करती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो यहाँ पर जरा आप चेक करो, यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, जरा आप उसको चेक करना। मेरे भाई को क्या हो गया, हाँ, तो फाइनली क्या है यार, यहाँ पर अपने आप चलते चलते चीजें बंद हो जाती हैं। ओके, मिट्टी के रंग, चलो। तो फाइनली अब क्या सीन है, जरा आप चेक करो। देखो साइज ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है, स्मॉलर आयन लेसर हिंड्रेंस, हेंस बेटर मोबिलिटी। अगर आयन जितना छोटा होगा उसको विचरण करने में आसानी होगी। देखो आप, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूं कि आप मान लो कि ना, आप दिल्ली में रहते हो, कहां रहते हो, दिल्ली में। आपको भी पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा वो है, ट्रैफिक होता है सड़कों पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें से निकालोगे कैसे। तो अगर मैं बोलूं कि चलो आप कार खरीदो, कौन सी खरीदोगे, तो अगर छोटी छोटी गलियों में से अगर आप लोग कार निकालनी है, तो आप जरा सोचोगे ना, आप ये थोड़ी सोचोगे मैं चलो लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, मैं फरारी खरीदूंगा, तो छोटी छोटी गलियों से निकालूंगा। आप कहोगे सर मैं नैनो खरीदूंगा, छोटी छोटी गलियों से, मान लो चांदनी चौक से निकालना है तो नैनो आसानी से निकल जाएगी, क्या फरारी निकल पाएगी, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर सीन क्या है, सीन जितना छोटा आयन होगा वो आसानी से क्या कर पाएगा, ये इंडिया है भाई साहब, इधर उधर चल पाएगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर H+ की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है, और Na+ की कंडक्टिविटी कम होती है। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हाईली विस्कस सॉल्वेंट शो ग्रेटर इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। अगर कोई किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो आयन को हिलने थोड़ी देगा। अब मैं आपसे कहूं कि भैया एक कंटेनर में मान लो पानी भर के रखा है, दूसरे कंटेनर में शहद भर के रखा है, और जो शहद होता है वो उसकी बहुत ही कंडक्टिविटी लो होती है, क्यों, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा का मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आयन को ग्रैब कर लेगा। यार आपको मैं बोलूं कि आप पानी में तैर पाओगे कि शहद में, जरा सोचो, आप खुद एक आयन हो, है ना, और मैं आपको ना 2 तालाब दूं, एक तालाब में पानी भरा हुआ है और दूसरे तालाब में शहद भरा हुआ है। ठीक है, शहद, आप बताओ कौन से तालाब में आसानी से तैर लोगे, बताओ मुझे, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना।
आप पानी वाले तालाब या पानी वाली जो जो भी स्विमिंग पूल होएगी, दो स्विमिंग पूल बना दिए मैंने, एक पानी वाला स्विमिंग पूल और दूसरा मैंने शहद वाला स्विमिंग पूल बनाया। शहद वाले स्विमिंग पूल में आप तैर पाओगे? आप हाथ बाहर निकालोगे, टटकिया निकल गई, ऐसे ऐसे करोगे, समझ में आ रहा है? सो शहद वाले स्विमिंग पूल में कौन तैर पाएगा भाई? वो तो एक तरह का दलदल है। और पानी वाले स्विमिंग पूल में तैर पाओगे तो मतलब ये होगा कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वहां पर विचरण नहीं हो पाएगा, आयरन जो है जा नहीं पाएगा इधर उधर। समझ में आ गया? तो यहां पर पानी की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हनी। हनी, चलो अब हम आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस बेटर द कंडक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सच है। जितने आयन ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर बोलूंगी 2 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन है, वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा 1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन। और है ऑब्वियसली यार, 2 कैपिटल एम इसका मतलब Na+ भी 2 होंगे, Cl- भी 2 होंगे, इनकी मात्रा ज्यादा है, भगम भगड़ाई ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? तो ये रीजन होता है। अब लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा आयनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होती है, तो सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो नॉर्मल बात है, सबको पता है, ठीक है। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। देखो इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आपने कभी पॉपकॉर्न को, जिसको फुल्ले बोलते हैं पंजाबी में, पॉपकॉर्न को उछलते देखा है? किस किस ने पॉपकॉर्न की मशीन में पॉपकॉर्न को उछलते देखा? बताओ मुझे। पॉपकॉर्न पड़ा होता है, नीचे से आप उसको ताता कर रहे होते हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, वो उछलता है टप 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 टप। किसको, आपको पता है कि पॉपकॉर्न उछलता क्यों है? नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप भी उछल पड़ोगे। कल को मान लो आपको ना, आप ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना किचन में उसकी गर्लफ्रेंड के तवे पे बैठ गए, आपको मालूम नहीं पड़ा, काला काला तवा था, तवा बहुत बड़ा था, आप बैठ गए उसके ऊपर, है ना। बात करते करते आपको होश नहीं रहा, पीछे से उसकी मम्मी आई, उसने नोब घुमा दी, और नोब घुमा दी वो, और आपका जो तवा है वो ताता होने लग गया। अब तवा जब गर्म होगा तो आप उछल पड़ोगे, ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे, मैं तेरा आशिक इस तवे पे आज पिघल जाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे। सो इन दैट केस क्या है, टेम्परेचर हमेशा क्या करता है, बेसिकली कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। समझ में आ गया? मतलब एक स्पीड पैदा करता है, दैट्स वेरी सिंपल। सो टेम्परेचर से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखो आप सीधे फॉर्मूले पे गौर करो। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है द कंडक्टिविटी ऑफ 1 कैपिटल एम, 1 मोलर सॉल्यूशन, उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? कैप एम का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है बेटा? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 इंटू कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा डिवाइड बाई कैपिटल एम, जिसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा जो है ना, उसको सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर में ही रखना पड़ता है, और मोलारिटी को मोल पर लीटर में रखना पड़ता है। ये आप ध्यान रखो। अगर मोलर कंडक्टिविटी के बाद बात हम करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो उसमें कुछ नहीं करना, मोलारिटी की जगह आपको सिर्फ नॉर्मेलिटी एंटर करनी है और कुछ नहीं, सिंपल है। 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाई कैपिटल एन। अच्छा, कैपिटल एन और कैपिटल एम में क्या रिलेशन होता है? दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अगर आप लोगों को एन फैक्टर निकालनी आती है तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले का यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कैपम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस के हिसाब से वेरिएशन कैसे आता है। अब इसमें ना 2 ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये होती है कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली 100%। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप कैपम और सी का ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम और सी का ग्राफ बनाओगे तो एक्सपेरिमेंटली वो ग्राफ आता है हाइपरबोला के जैसे, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये टोटल सीन है। तो यहां पर वेरिएशन को इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर आप CH3COOH जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो आपका ग्राफ एकदम ऐसा होगा, कैसा? हाइपरबोला। ये ग्राफ भी ध्यान रखना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है हाइपरबोला के जैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किस किस के बीच में बनाया जाता है? मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन की रूट के बीच में बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, फिर मत कहना बताया नहीं था। तो दिस इज द रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आपको मजे की बात बताता हूं, यहीं से आप, अब देखो मजे की बात क्या है। अगर आप मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम और सी का वैल्यू है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अब जो चीजें बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना बताया नहीं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई,
कितनी बार बोलूंगा ध्यान से सुनो, मैं भावड़ा हो जाऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से कैसा हो गया हूं मैं, ऐसा ही बता रहा हूं। चलो तो सुनो, ऐसा है कि ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है अंडर द रूट सी वो कहां बढ़ रही है, इस तरफ। कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है, तो बताओ डाइल्यूशन किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूं और डाइल्यूशन को बढ़ाऊं, तो आप देखोगे कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये ग्राफ से भी पता कर सकते हो, और कॉमन बात है, आप खुद ही देखो कैपएम का फॉर्मूला क्या होता है। कैपएम का फॉर्मूला ये है, कैपएम का फॉर्मूला है ये। इस केस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा तो कैपएम की वैल्यू इंक्रीज होगी, खत्म कहानी। सबको समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा कैपएम की वैल्यू बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा कैपएम की वैल्यू बढ़ेगी। अब उस वेरिएशन को जरा ध्यान से देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं या डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं तो कैपएम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ना वाई एक्सिस को काटेगा इस पॉइंट पर, है ना, ये तो पक्का काटेगा। इसको बोलते हैं जीरो डाइल्यूशन पॉइंट, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट, या फिर इंफिनिटी डाइल्यूशन पॉइंट। इस टाइम पे आप आसानी से यहां पर कैपएम नोट का वैल्यू निकाल सकते हो। कैपएम नोट क्या होता है? कैपएम नोट का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि यहां पर जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप कैपएम नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हो। क्या वीक के लिए निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कभी वाई एक्सिस को काटेगा ही नहीं। काट के दिखाओ। इन दैट केस आप कोलस लॉ को इस्तेमाल करते हो। कोलस लॉ कहता है कि भैया चिंता नोट, फिकर नोट, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन में निकालना चाहते हो, जो कि ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, कैपएम नॉट का वैल्यू ले लो अलग अलग आयन के लिए। CH3COO माइनस के लिए अलग से ले लो, जो डेटा आपको मिल जाएगा, दैट्स वेरी इजी। और H प्लस के लिए अलग से ले लो, दोनों को जोड़ दो, आपको CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी इसी को। और मैं आपको बताता हूँ कोलस लॉ सबसे आसान लॉ है, सबसे आसान, फर्जी, एकदम फर्जी, जीरो। और इतना आसान क्वेश्चन आते हैं, क्या बताऊं आपको। ओवरऑल आप यहां से एक और काम कर सकते हो, आप यहां पर किसी भी सॉल्यूशन की अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। आप किसी भी कंडीशन में कैपएम लो, उसी कंडीशन में आप किसी भी कंडीशन में कैपएम को डिवाइड कर दो कैपएम नॉट से या कैपएम इन्फिनिट से। बाय द वे कैपएम नॉट और कैपएम इन्फिनिट एक ही बात है, घबराना नहीं है इससे। अब आप कहोगे सर कैसे? कैपएम नॉट का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस, इन्फिनिट का मतलब होता है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। तो बात एक ही है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन ही होता है। समझ में आ गया? अब हम चलेंगे और आगे। अब हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले ही बता चुका हूं जो कि क्या करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक वर्ड में याद कराता हूं। वैसे अगर आपको लोगों लोन याद था तो काम हो जाता, बट फिर भी यहां पर पैनिक शब्द याद रख लो। पैनिक का मतलब क्या होता है, P माने पॉजिटिव, A माने एनोड, N माने नेगेटिव, C माने कैथोड। याद हो गया? पॉजिटिव यहां पर एनोड होता है और नेगेटिव यहां पे कैथोड होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अरविंद अरोड़ा सर आपके साथ हैं। तो यहां पर एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव, जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें क्या होता है, दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर भी दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उनको बैटरी से जोड़ा जाता है, और उसके बाद यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है जिससे आप अलग अलग कंपाउंड्स को अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो नमक है, NaCl है, NaCl में सोडियम और क्लोरीन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आप सोडियम नमक से निकालने जाओगे, अगर मान लो नमक से सोडियम निकालना इतना आसान होता तो सारे बच्चे क्या करते, घर से नमक की थैली लेके आते और उसके बाद ना चुन चुन के, ऐसे चुन रहे दाना चुन के सोडियम को अलग करते, एक कंटेनर में इकट्ठा करते और स्कूल की टंकी में डाले आते। तुमको तो ऐसे लगता कि भैया ये लो जी, नमक से सोडियम निकल रहा है, स्कूल से बदला लेना है, और आपको पता है कि सोडियम एक एक्टिव मेटल है, उसको पानी में डालेंगे धमाका होगा, तो नमक को पानी में डाल दो, धमाके का इंतजार करते रहना अगर सोडियम इतनी आसानी से बाहर निकलता तो। लेकिन सोडियम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। सोडियम को अगर आपको बाहर निकालना है नमक से, तो आपको उसको मोल्टन सॉल्यूशन को डालना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सोडियम अलग होगा कैथोड पे जाके। ये तो सबको पता है। नॉर्मल कंडीशन में NaCl से Na नहीं निकाला जा सकता। बच्चों का खेल नहीं है ये, खेल नहीं है बच्चों का जिसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। समझ में आया? अब यहां पर अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। फेराडे महानुभाव थे जिन्होंने दो नियम दिए थे। उनका पहला नियम ये कहता है कि भैया ऐसा है,
इलेक्ट्रोड पे किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का कितना वेट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि भैया आपने चार्ज कितना फ्लो करवाया है, ऑब्वियसली। और जो चार्ज होता है उसको कैसे लिखते हो, I इंटू टी से। और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Z इंटू क्यू, या फिर लिखते हैं Z इंटू आई इंटू टी। Z को बेसिकली क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट बोलते हैं Z को। अब यहां पर है ना, मैं आपसे कहता हूं छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया फॉर्मूला बताएगा अरविंद अरोरा, ध्यान से देखो, बना ही नहीं, चलो। तो यहां पर है ना, मोल कैलकुलेशन समझो, ये भूल जाओ इसको, फर्जी फर्जी फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला क्या है फेराडे के लॉ के लिए, आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, कैसे निकलोगे, वो कैलकुलेट करेगा करंट इनटू टाइम, ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, चार्ज ही लिखा है, डिवाइड बाई n फैक्टर इंटू 96500, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बहुत आसान है। ऊपर मैंने चार्ज लिखा है, उसको n फैक्टर और 96500 से डिवाइड कर दिया है। मोल्स अगर निकाल लोगे तो वेट भी निकाल लोगे, वेट कैसे निकलता है, मोल्स इंटू मोलर मास, समझ में आया। वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू 22400, ये तो आपको पता है, एसटीपी पे वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, तो ये तरीका होता है। अच्छा, दूसरा फेराडे का नियम ये कहता है कि अगर मान लो कि दो सेल्स के अंदर आपने एक सेम करंट फ्लो करवाई, तो उनका जो वेट का रेशो होएगा, उनमें जो भी वेट इलेक्ट्रोड में मिलेगा उनका रेशो W1 इज इक्वल टू W2 उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होएगा, दैट्स वेरी इजी। तो ये कह रहा था फेराडे का सेकंड लॉ, सबको समझ में आया, बल्ले बल्ले। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब उसमें पानी भी है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप लोग यहां पर नमक को पानी में घोल के अगर आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए और आप सोचो कि सोडियम मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सोडियम आपको तभी मिलेगा जब आप मोल्टन सॉल्यूशन लोगे NaCl का। मोल्टन का मतलब पानी नहीं है, NaCl को पिघलाओ। NaCl को पिघलाने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको आपको मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके मेल्ट होता है, उसके बाद आप वहां से सोडियम अलग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने पानी में डाल दिया NaCl और आप सपने देख रहे हो कि मैं सोडियम अलग कर लूंगा, तो भैया ताता थैया, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। कैथोड पे क्या मिलेगा आप लोगों को, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आप लोगों को क्लोरीन मिलेगी। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रिडक्शन। यहां पर आप खुद से सोचो कि कौन से पॉजिटिव आयन है, एक तो H+ आयन है और एक Na+ आयन है। अब आपको पता है कि H+ की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये भागेगा ना कैथोड की तरफ, सोडियम के पास तो हिम्मत ही नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सबको समझ में आया। इसी तरह से क्लोरीन यहां पर एनोड पे मिलेगी, क्लोरीन गैस। तो ये प्रेफरेंशियल रिडक्शन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मान लो कि PbBr2 का सॉल्यूशन लो,